सभी बच्चों का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन। 16.3 जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भौमजल। यदि हम किसी जलाशय के समीप गड्ढा खोदें तो हमें वहाँ की मृदा नम मिल सकती है। मृदा में नमी भूमिगत जल की उपस्थिति को प्रदर्शित करती है। यदि हम गड्ढे को और अधिक गहराई तक खोदते चले जाएं, तो हम उस सतह पर पहुंच सकते हैं। यहाँ मृदा के कणों के माध्यम के सारे खाली स्थान और चट्टानों के बीच के रिक्त स्थान जल से भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा को भौमजल स्तर कहते हैं। इसमें क्वेश्चन बनेगा, भौमजल स्तर किसे कहते हैं? परत की ऊपरी सीमा को भौमजल स्तर कहते हैं। ये आंसर बनेगा। भौमजल स्तर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यह किसी दिए गए स्थान पर बदल सकता है। भौमजल स्तर भूमि में 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा अनेक मीटर की गहराई तक हो सकता है। भौमजल स्तर के नीचे मिलने वाले जल को भौमजल कहते हैं। भौमजल किसे कहते हैं? भौमजल स्तर के नीचे मिलने वाले जल को भौमजल कहते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। इस भौमजल के स्रोत क्या हैं? स्रोत क्या हैं? वर्षा जल और अन्य स्रोत जैसे तालाबों और नदियों का जल मृदा में से सिसकर भूमि के नीचे गहराई की दरारों और रिक्त स्थानों को भर देता है। भूमि में जल के रिसाव को अंत संवेदन कहते हैं। अंत इस प्रक्रम द्वारा उपयोग में लाए जा चुके भौमजल को दोबारा परिपूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भौमजल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की परतों के माध्यम भौमजल इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार संचित भौमजल के भंडार जलभर कहलाते हैं। भौमजल जलभर किसे कहते हैं? परतों के माध्यम भौमजल इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार संचलित भौमजल के भंडार जल भर कहलाते हैं। ये आंसर बन सकता है आपका तीसरे का। जल भरों के जल को सामान्य हैंडपंपों अथवा नलकूपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। क्या आप कभी किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां निर्माण कार्य चल रहा है हो? श्रमिकों को निर्माण कार्य के लिए जल कहाँ से उपलब्ध होता है? शायद आपने देखा होगा कि ऐसे स्थानों पर भौमजल स्तर तक पहुँचने के लिए बोरिंग की जाती है। वहाँ कार्य करने वाले लोगों से पता कीजिए कि उन्हें जल प्राप्त करने के लिए कितनी गहराई तक खुदाई करनी पड़ती है। क्या हम भूमि के नीचे से लगातार जल प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा करने से भौमजल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 60.4 भौमजल स्तर का अवश्य। भौमजल स्तर से निकले गए भौमजल की पुनः परिपूर्ति प्रातः जल वर्षा जल के रिसाव द्वारा हो जाती है। भौमजल स्तर पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितनी की प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः परिपूर्ति हो जाए। तथापि जल की उचित मात्रा में पुनः पूर्ति न होने पर भौमजल स्तर नीचे गिर सकता है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। जनसंख्या में वृद्धि, कृषि और औद्योगिक गतिविधियां आदि भौमजल स्तर को नीचा करने वाले कुछ मुख्य कारक हैं। अल्प वर्षा भी एक अन्य कारक है जो भौमजल स्तर को प्रभावित कर सकता है। भौमजल स्तर को
प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। वनोन्मूलन और जल के अवसरवन के लिए प्रभावी क्षेत्र में कमी। जनसंख्या प्रसार। जनसंख्या वृद्धि से दुकानों, भवनों, सड़कों और कार्यालयों के निर्माण की मांग में भी वृद्धि हुई है। इससे कृषि हेतु भूमि, खेल के मैदानों और उद्योगों जैसे खुले क्षेत्रों में कमी आ गई है। इसके कारण भूमि में वर्षा जल के अवसरण की दर में कमी आ जाती है। यदि खुले क्षेत्रों में इसी तरह कमी आती रही तो इसका क्या परिणाम होगा। याद रखिए कि पक्के फर्श में जल का आसानी से अवसरण नहीं होता, जबकि घास के बगीचे, मैदानों आदि से जल परंतु अवस्रवित हो जाता है। यदि नहीं निर्माण के कार्य लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए प्रायः भौम जल को भी प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार हम अधिक भौम जल का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में फलस्वरूप हम भूमि में जल के अवस्रवण के अवसर को कम करते जा रहे हैं। इसके कारण भूजल स्तर का लगातार अवक्षय हो रहा है। वास्तव में अनेक शहरों के कुछ भागों में भूजल स्तर चिंताजनक रूप में बहुत अधिक निम्न स्तरों तक पहुंच गया है। बढ़ते हुए उद्योग। जल का प्रयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। हमारे उपयोग में लाई जाने वाली लगभग हर वस्तु में उत्पादन में कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता जरूर पड़ती है। उद्योगों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अधिकांश उद्योगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला जल भूमि से निकाला जाता है। कृषि कार्य। भारत में ज़्यादातर किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भर करते हैं। नहरों जैसे सिंचाई स्रोत केवल कुछ ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में भी अल्प तथा अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। अंत किसानों को सिंचाई के लिए भूजल को प्रयोग में लाना पड़ता है। जनसंख्या के वृद्धि के कारण कृषि के लिए भूजल के उपयोग में दिन प्रतिदिन वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। 60.5 जल का वितरण। अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मिलने वाले जल के वितरण में बहुत अधिक असमानता है। कुछ स्थानों में उपयुक्त मात्रा में वर्षा होती है और वह जल से समृद्ध हैं। इसके विपरीत रेगिस्तान है, यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। भारत बहुत बड़ा देश है जिसके विभिन्न क्षेत्रों में असमान रूप से वर्षा होती है। कुछ स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा होती है जबकि कुछ अन्य स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा होने पर प्रायः बाढ़ आ जाती है, जबकि वर्षा की कमी होने पर सूखा पड़ जाता है। सूखा कैसे पड़ता है या सूखा किसे कहते हैं? अत्यधिक वर्षा न होने प्रायः बाढ़ आ जाती है। ये वाला क्वेश्चन बनेगा, बाढ़ कैसे आती है। जबकि वर्षा की कमी होने पर सूखा पड़ जाता है। ये आपका सूखा कैसे पड़ता है, ये आपका चौथा क्वेश्चन। अंत हमारे देश में एक ही समय में कुछ क्षेत्रों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ सकती है। क्रियाकलाप। 60.5 60.6 जल प्रबंधन। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि विभिन्न स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप यंत्र के द्वारा ही संभव हो पाती है। जब नागरिक प्राधिकरण पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं तो यह संभव है कि जल गंतव्य तक न पहुंच पाए।
संभवत अपने जल आपूर्ति पाइपों में रिसाव होते देखा होगा, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिस कर नालियों में बह जाता है। यह नागरिक अधिकारियों का कर्तव्य है कि बहुमूल्य जल को इस प्रकार बर्बाद न होने से रोका जाए। 60.7 आपकी भूमिका। क्या आपने कभी अपने विद्यालय, घर अथवा किसी अन्य स्थान पर नल से पानी बहता देखकर उसे बंद किया है? रिसते हुए नलों से बहुत अधिक जल व्यर्थ ही बह जाता है। जल की बर्बादी को कम करने के लिए आप अनेक कदम उठा सकते हैं। आइए आपकी सहायता के लिए हम कुछ उदाहरणों पर नज़र डालें। आप इनमें से कई और तरीके तथा उपाय जोड़ सकते हैं। जल बचत आदतें। नंबर 1, ब्रश मंजन करते समय नल को लगातार खुला न रखें। नंबर 2, फर्श की धुलाई करने की बजाय आप उस पर पोछा लगाएं। 60.8 पौधों पर जल की कमी का प्रभाव। आपने देखा होगा कि गमले के पौधों को यदि कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो वे मुरझा जाते हैं और अंत में सूख जाते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा था कि पौधों को अपना भोजन संचालित करने के लिए मृदा में से पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए जल की आवश्यकता होती है। जरा सोचिए कि यदि पौधों के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा तो उसका क्या परिणाम होगा। पृथ्वी पर से समस्त हरियाली लुप्त हो जाएगी। इसका दूसरा अर्थ जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि पौधे के न रहने का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर न ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और न ही भोजन उपलब्ध होगा, न ही प्रत्यावर्षा होगी और इनसे जुड़ी अनेकों अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इस वीडियो को देखो, सुनो और समझो।